Okay, hello students. Today I would like to start a new chapter, electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए सबसे पहले इस चैप्टर को हम एनालाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो से, इंडक्शन हम यहाँ बीच में ले लेते हैं और मैग्नेटिज्म। तो विद द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म के इंडक्शन से इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन, इसमें हम स्टडी करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने ओरस्टेड स्टेटमेंट पढ़ा है। ओरस्टेड स्टेटमेंट में जब किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में करंट हम फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब ठीक इसी का जस्ट रिवर्स थिंकिंग थी फैराडे की। माइकल फैराडे ने जस्ट अपोजिट इसके बारे में सोचा और अपने माइंड को कंसंट्रेट किया कि यदि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती। इसी को लेकर के माइकल फैराडे ने बहुत वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किया था। इसके लिए उन्होंने एक मैग्नेट लिया और एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा एक कॉइल लिया। मैग्नेट एंड कॉइल अटैच टू गैल्वेनोमीटर, इसको लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। लेकिन बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जब वे अपने इस थीम में सफल नहीं हुए तो उन्होंने लास्ट में इस मैग्नेट को झुझला के फेंक दिया था। और जैसे ही इस मैग्नेट को उसने झुझला के फेंका वैसे ही इस गैल्वेनोमीटर की सुई में एक डिफ्लेक्शन आया। तो ये गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वह इस बात को यहाँ पर प्रमाणित तो कर रहा है कि इस कॉइल में करंट फ्लो की। लेकिन फैराडे को ऐसा कॉन्फिडेंस में नहीं आया, उनको ऐसा विश्वास नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बहुत केयरफुल्ली जब इस एक्सपेरिमेंट को किया और ये देखे कि जब हम इस नॉर्थ पोल को इसकी ओर ले आते हैं तो इसमें एक साइड में डिफ्लेक्शन होता है और जब इस नॉर्थ पोल को हम इससे दूर ले जाते हैं तो वही डिफ्लेक्शन ठीक उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर मैग्नेट के साउथ पोल को हम पास ले आएं तो जिस डायरेक्शन में इसमें डिफ्लेक्शन होता है और इसको दूर ले जाने पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब तक मैग्नेट और इस कॉइल के बीच कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तब तक इसमें किसी तरह से कोई करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट जब इसको प्रमाणित किया तो फिर इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न समझने के लिए न्यूमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, न्यूमैन ने एक थीम दिया
कि जिस तरह से ये जैसे एक टार्च है, इस टार्च से हम ये लाइट रेज निकलती हैं, जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये लाइट रेज निकलती हैं, और यदि इसके डायरेक्शन में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसकी आंख पर इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब इस टार्च को हम आगे पीछे मूव कराते हैं तब उसके आंख पर जो पड़ने वाला इफेक्ट है वह एक चेंजिंग मोड में आ जाता है। ठीक ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। जब ये मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकल रही थी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही थी वो कॉइल से भी होकर के पास कर रही थी। लेकिन इस कॉइल से पास होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके नंबर में किसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस मैग्नेट को मोशन में किया वैसे ही इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में चेंजिंग आने लगी, और उसी चेंजिंग की वजह से इसमें एक करंट प्रोड्यूस हुआ। अब उस करंट का नाम यहाँ पर रखा जाएगा इंड्यूस्ड करंट। और चूंकि ये करंट इस कॉइल में तभी प्रोड्यूस होगी जब इस कॉइल में ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, तो उस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस तरह से यहाँ पर दो वर्ड्स है, एक है इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है इंड्यूस्ड करंट। और चूंकि ये इंडक्शन प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट किसी तरह से करंट का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। अब अगर हम इसी कॉइल को किसी सेल से अटैच करके उसमें करंट को फ्लो कराते तब वह एक सोर्स हो जाता, तब उसमें करंट का हमने एक सोर्स लगा दिया। उस करंट का सोर्स लगाने के कारण उसको हम इंड्यूस्ड नहीं बोलेंगे बल्कि उसको हम डायरेक्ट कनेक्टेड करंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से करंट का कोई सोर्स है नहीं, और जब इस मैग्नेट को हम मोशन में ले आते हैं तभी जा करके इसमें डिफ्लेक्शन आता है, तो इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड कहते हैं। तो जो इस कॉइल में ईएमएफ आया उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो इसमें करंट फ्लो की उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस बेस पर फैराडे ने दो लॉज दिया। सो फैराडे फर्स्ट, or it is also called Newman's law। फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइज हम कर दें मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने पढ़ा था कि यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हमने यह एक एरिया को रख दिया है। तो इस एरिया से होकर के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसे हम इस एरिया से अटैच्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर E इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इसमें हमने यह एक एरिया या सर्कुलर लूप को रख दिया। अब इस सर्कुलर लूप से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उनके नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये न्यूमेरिकली दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A, जस्ट लाइक दिस फार्मूला। फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इस फार्मूला से इस फार्मूला को अगर हम कंपेयर करें तो सेम चीज ये है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और ये है एरिया वेक्टर। तो फाई B इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। दिस कैन बी रिटन एज BA cos थीटा। यहाँ पर थीटा
वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। अगर ये मान लेते हैं वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए, तो इनके बीच का ये एंगल थीटा है। तो इस तरह से फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फाई बी इसकी जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट है गॉस। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर यदि हम थीटा को 0 करें, इफ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि वेक्टर बी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो। अगर वेक्टर बी के ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो थीटा इक्वल टू 0, देन फाई बी विल बी इक्वल टू बी ए। और अगर थीटा को हम 90 कर दें, यानी वेक्टर बी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाएं, तो फाई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं हम इस डस्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद इसको हम इसके ऐसे पैरेलल रख देते हैं, तो पैरेलल रखने से इसकी एरिया से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती। ऐसे कंडीशन में इससे अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके प्लेन को हम इस तरह से कर दें, द सरफेस ऑफ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, then maximum magnetic field lines will pass through the surface of this area, so magnetic flux attached to this surface of area will be maximum. And if vector B and vector A both are parallel but in opposite direction, then at that moment magnetic flux attached to the area will be vector B dot vector A is equal to BA cos 180, that is minus BA. This means it will have negative value. इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस of this angle theta between vector B and vector A. Once again, if vector B and vector A both are parallel to each other, then what happens? Theta will be 0, then phi B will be maximum, that is BA. And if vector B and vector A are perpendicular, then in this case no magnetic field lines will pass through the surface area, then attached magnetic flux will be 0. And if vector B and vector A are anti-parallel, they are just opposite to each other, then phi will be equal to minus BA. This means it will have negative value. So therefore it will be of positive, 0 or negative. So this is called magnetic flux, and the unit of magnetic flux is Gauss. इस बेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू पी ए कॉस थीटा, देयरफॉर बी इक्वल टू फाई बाई ए कॉस थीटा, फाई वेबर एंड ए मीटर स्क्वेयर, सो दिस विल बी वेबर पर मीटर स्क्वेयर। तो इस तरह से हम बी की यूनिट in terms of Weber or in terms of phi we can obtain. Now here Faraday first law, that is also known as Newman's law. Faraday first law ये डिपेंड कर रहा है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यदि मैग्नेट और कॉइल दोनों को हम इस कंडीशन में रख दें कि कॉइल से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें किसी तरह से कोई चेंजिंग ना हो, तो ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और ना ही इंड्यूस्ड करंट आएगी। लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में
वायर के रिस्पेक्ट में कॉइल को हम स्टेशनरी कर दें और मैग्नेट को हम मोशन में ला दें, तो फिर इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें चेंजिंग आती है। अब उस चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आता है और इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होती है। और यह चेंज दो टाइप से हो सकता है। मान लीजिए यह एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यह एक एरिया है। यदि हम इस एरिया को इसके अंदर कर दें तो फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। जब यह एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो फाई 0 हो जाएगा, और जब ये इसको हम अंदर कर लेते हैं तो इससे अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज दैट फाई हो गया। तो इस तरह से डेल्टा फाई इक्वल टू फाई माइनस 0 एक चेंजिंग इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की आती है, और उसी चेंजिंग की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं द फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ induced EMF, the numerical value of induced EMF produced in a coil is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux. This is the first law, Faraday first law. The numerical value of induced EMF produced in a coil is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux attached to the coil. Therefore, E proportional minus d phi by dt. This is the time rate of change of magnetic flux, and here this is minus sign. So, E proportional minus d phi by dt. Therefore, E is equal to minus n d phi by dt, where n is number of turns in a coil. So, E is equal to minus n d phi by dt. This formula can also be written as E is equal to minus d n phi divided by dt. Here n phi, if we suppose phi is the magnetic flux attached to any one turns, then this n phi will be total number of magnetic flux attached to the coil. So, this n phi is called, flux linkages. Flux linkages to the coil. Now, what does here minus sign indicates? Unit of EMF is volt, as you are already familiar. Look here, in the formula E proportional minus d phi
by dt. Try to understand what is the sense of this negative sign here. Let us suppose this is a coil and here it is a galvanometer. This is magnet. This is north pole and this is south pole. If north pole is proceeding towards this coil, then what happens? Induced current which is produced in the coil will flow in anti-clockwise here. It is practically seen that when this north pole of this magnet proceed towards this coil, then induced current flows in the coil in anti-clockwise direction. Due to anti-clockwise direction, here this near end of the coil, the direction of current in this end will be anti-clockwise, and then on this side it will be clockwise. And you also know that if it is a current carrying coil, if direction of current in anti-clockwise, then north pole will be generated, and just on opposite side where this current will looks in clockwise direction, then south pole will be generated here. This will be the south pole. Similarly, at this end, if there is the direction of current, induced current in anti-clockwise, so here will be north pole, and then on the opposite side it will be south pole. Now look here, this north pole of the magnet is coming towards the coil, and due to the motion of this magnet, there is a production of induced current in the coil, and as induced current flows in the coil, then this near end of the coil becomes north pole, behaves north pole. So these two north pole will repel each other. Therefore, the behavior of this current is to take away the magnet from this coil. So this indicates the negative sign. Similarly, if north pole of this magnet is going away, अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अब दूर जा रहा है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, तो इस गैल्वेनोमीटर में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरह से। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी इंड्यूस्ड करंट, वह इस तरह से फ्लो करेगी। किस तरह से? क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, पहले के जस्ट अपोजिट फ्लो करेगी। तो ऐसे कंडीशन में इस एंड पर साउथ पोल बन जाएगा और उसके अपोजिट एंड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से इसमें करंट के प्रोड्यूस होते ही यहाँ पर साउथ पोल बना और ये साउथ पोल इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब मोशन का अपोज कर रहा है। मैग्नेट का मोशन इस डायरेक्शन में है और जैसे ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई वैसे यहाँ साउथ पोल बना और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गया। अतः हम यह कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर साउथ पोल बना वैसे ही यह इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करने लगा। तो नेगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि जैसे ही कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी वैसे ही वह इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगी। जैसे इसमें आप देख रहे हो इस मैग्नेट को पास लाया जा रहा है
तो इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होते ही यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, जो इस मैग्नेट को दूर हटाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि दोनों पोल सेम हैं इसलिए वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस केस में क्या है, अब हम इस मैग्नेट को इससे दूर कर रहे हैं, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से यहाँ पर साउथ पोल बन गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन पहले का जस्ट अपोजिट हो गया है, यानी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज होने से यहाँ साउथ पोल आ गया। अब यह साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, इसलिए अब यह इस मैग्नेट के मोशन का अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस साइन लिखा है E प्रोपोर्शनल माइनस d∅/dt, इसका मतलब यही है कि जैसे ही कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी वैसे ही वह उस रीजन का अपोज करेगी। वह रीजन क्या है, मैग्नेट का मोशन। तो मैग्नेट का मोशन के डायरेक्शन का वह हमेशा अपोज करेगी, इसीलिए वहां पर माइनस साइन लिखा हुआ है। अब हम इंड्यूस्ड करंट, हाउ टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ E इक्वल टू माइनस n d∅/dt। ये इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है कॉइल में। इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल, then induced current I, this current is known as induced current, it will be E/R, but E is equal to this much, so minus n/R d∅/dt, so I is equal to this much. And on the basis of this formula we can find out induced charge. Induced charge. Induced charge Q is equal to I into dt. Since we know that I is equal to dq/dt, therefore dq is equal to I into dt. Putting the value of I here, minus n/R into d∅/dt into dt, so minus n/R into d∅. This is Q, or we can simply say a very small change of induced charge will be calculated by applying this formula minus n/R into d∅. Now here, one thing you have to focus your mind, looking this formula I and Q. Here I proportional d∅/dt, but Q is proportional d∅. Try to analyze this concept in your mind. I proportional d∅/dt and Q proportional d∅. Suppose that if this is a coil, and the circuit of this coil is open, if a magnet moves towards the coil, then what happens? Induced charge will be produced. But induced current does not produce in the coil. What is its reason? You are looking that this coil is disconnected here. If this coil is disconnected, then free electrons will have no path to complete their circuit. So current does not flow.
but induced charge will be produced. Induced charge will be produced. So from these two formula, I proportional d phi by dt, you can say if the circuit of a coil is not completed, or simply you can say if the circuit of a coil is closed, then induced current will flow, and if the circuit of the coil is open, then induced current doesn't flow. But Q proportional d phi, it does not depend on this condition. If the circuit of coil is opened or closed, in both the condition, in both the cases, induced charge will be produced. So this you have to understand here. Next, Faraday's second law, or it is known as Lenz's law. It is also called Lenz's law. So what is Lenz's law? Note down. The induced current flows in the coil. Induced current flows in the coil always opposes the region by which it is produced. It is produced, or simply we can say that the inductive effect of current or EMF always opposes the region of its production. The region of its production. इसका मतलब यह है कि इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द कॉइल. इंड्यूस्ड करंट, कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है वो चाहे जिस रीजन से पैदा हुई हो, वह हमेशा उसी रीजन को अपोज करेगी जिससे उसका प्रोडक्शन हुआ है. या कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट है वह करंट या ईएमएफ का, वह हमेशा उस रीजन का अपोज करता है जिससे उसका प्रोडक्शन हुआ है. इसी को कहते हैं लेंजेस लॉ, और इसे हम आपको दिखा चुके हैं, पहले ही समझा चुके हैं. यहाँ पर देखिए, हम एक कॉइल ले लेते हैं, इसे गैल्वेनोमीटर से अटैच करते हैं, और ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है. जब इस नॉर्थ पोल को हम इसकी ओर ले आते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. इसकी वजह से इस एंड पे नॉर्थ पोल आ जाता है. अब जैसे ही यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बनता है वैसे ही वह इस नॉर्थ पोल को रिपेल करने लगता है. इसका मतलब इसके मोशन का अपोज करने लगता है. अब जरा सोचिए, हम लेंजेस लॉ को यहाँ अप्लाई करते हैं. लेंजेस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ सदैव हमेशा उस रीजन का अपोज करेगा जिससे उसका प्रोडक्शन हुआ है. तो आइए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर करंट का प्रोडक्शन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है. जब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की ओर ले आ रहे हैं तो इस कॉइल के हर एक टर्न से अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण
इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही इसमें इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन हुआ। अब जैसे ही इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है वह ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करती है जिसके कारण इस एंड पर, कॉइल के इस एंड पर जो मैग्नेट की तरफ है उसमें नॉर्थ पोल आ गया। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज होने से यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा और ये नॉर्थ पोल इसका अपोज करेगा। अब यदि हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल की ओर ले आना चाहें तो हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना होगा। तो बताइए, जो हमें वर्क करना पड़ता है वही वर्क इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं E=W/Q। इस तरह से जो हम इस पर वर्क करते हैं मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लाने में, वही एनर्जी इसमें स्टोर होती है और वही एनर्जी की वजह से जो वर्क हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इस तरह से हम यह देखते हैं कि यह करंट उसी रीजन का अपोज किया है जिससे इसका प्रोडक्शन हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है। जब हम इस नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो इस कंडीशन में कॉइल से अटैच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, और जब इस नॉर्थ पोल को हम इसकी ओर ले आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है। तो जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पर इससे अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो एंटी इफेक्ट हो गया, और उस एंटी इफेक्ट की वजह से जो इसमें प्रोड्यूस्ड जो करंट का प्रोडक्शन होगा तो वह इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्शन पहले एंटी क्लॉकवाइज था, इस कंडीशन में अब क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण इस एंड पर साउथ पोल आ जाएगा। अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो फिर वह इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करने लगा है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, चाहे जिस रीजन से इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी तो वह हमेशा उसी रीजन का अपोज करेगी। क्योंकि इसका प्रोडक्शन हुआ है इसके दूर जाने से, और जैसे ये प्रोड्यूस हुई है वैसे इसको अपनी ओर खींच रही है, यानी इसका अपोज कर रही है। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमेशा उस रीजन का अपोज हुआ है जिससे इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा क्लियर? Motion of a conductor in uniform magnetic field. Suppose that this is uniform magnetic field. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। और ये क्रॉस ये इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट इनवर्ड है। अगर हम इस ब्लैक बोर्ड को लेते हैं तो इनवर्ड इसका डायरेक्शन पड़ता है। इसमें हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर, इस कंडक्टर के लेंथ को हम सपोज करते हैं L, और मान लेते हैं ये कंडक्टर है PQ। अब ये कंडक्टर इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटर करता है ताकि वह
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर सके। तो इसलिए यदि मान लेते हैं हम इस तरह से दिखा दें, यदि ये चाक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है तो ये अगली एक प्रकार से कंडक्टर इस तरह से ये मूव करती है ताकि वह हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर सके। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि यह PQ एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमने L सपोज किया है और ये स्पीड V से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उसके परपेंडिकुलर इंटर करता है और जब यह परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो यह मैक्सिमम फील्ड लाइंस को कट करेगा और जब यह मैक्सिमम फील्ड लाइंस को कट करेगा तो फिर इससे अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी और जब इससे अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो निश्चित है कि इसमें इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि यह कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में हम यह जानते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। ये जितना जो कंडक्टर जितने भी होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉन जहाँ से सेपरेट होता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। जब यह कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो इस पर मोशन के कारण इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन पर मैग्नेटिक फोर्स कार्य करने लगता है और वह मैग्नेटिक फोर्स अगर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का और इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर लगने वाला जो फोर्स है ठीक इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जिसको कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जान सकते हैं। तो इस वजह से इस पर एक लॉरेंज फोर्स काम करने लगता है Fm। तो ये लॉरेंज फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार Q इंड की ओर पड़ता है। इस तरह से इस लॉरेंज फोर्स के कारण जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वे इस Q इंड की ओर एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस इस Q इंड की ओर होगा तो इस P इंड पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेंस से पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होता है। तो इस तरह से Q इंड पर निगेटिव चार्ज आने लगता है और इस P इंड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। P इंड पर पॉजिटिव चार्ज और Q इंड पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाने से यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होता है। इस तरह कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो P इंड से Q इंड की ओर उसका डायरेक्शन होता है। तो जब हम इस निगेटिव चार्ज को देखते हैं, इस निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, अतः इस पर लगने वाला एक इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। और ठीक उसी तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है, मूव करने के लिए फ्री है सिर्फ निगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स। दिस फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे इस कंडक्टर का मोशन इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे इस फोर्स में भी इंक्रीमेंट होने लगते हैं। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ठीक इक्वल हो जाते हैं और जैसे ही दोनों फोर्सेस ठीक एक दूसरे के इक्वल होते हैं वैसे ही इसमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको कि हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। तो Fm यहाँ पर हो जाएगा EVB and this will be equal to E capital E, so this will be E cancel, we have VB is equal to E. Let us suppose this E is equal to small e upon L।
where small is induced potential difference and this is L. Therefore, E is equal to LVB. Now here, if we want to express this point, so we can say that L into vector V cross vector B or E is equal to LVB sin theta. इस फार्मूला से हम फाइंड करते हैं इंड्यूस्ड EMF. Now try to understand once again. Let us suppose this is uniform magnetic field lines. The direction of these magnetic field lines is inward to the surface of this board. And this is a conductor PQ. Length of this conductor is L. And this conductor moves with speed V perpendicular to the magnetic field lines, like this way here. Due to the perpendicular motion of this conductor in this magnetic field lines, it cuts maximum magnetic field lines. Therefore, magnetic flux attached to this conductor increases. Now, since this conductor contains a large number of free electrons and it is moving in magnetic field, so all the free electrons will experience a Lorentz force due to their motion in magnetic field. And the direction of this Lorentz force acting on this electron due to Fleming left hand rule will be towards this end Q. Therefore, electrons will migrate due to the effect of this magnetic force or Lorentz force towards the end Q. So, resulting by the migration of electron towards Q, there is a creation of positive charge on end P. In this way, there becomes a potential difference between P and Q, and this potential difference is known as induced EMF or induced potential difference. Why this is called induced potential difference? This induced potential difference in this conductor from P to Q will exist only up to the motion of this conductor. If this conductor becomes in rest in magnetic field, then there will be no potential difference. So it is called induced EMF or induced potential. Now here, as this potential difference creates in this conductor, then this P end becomes positively charged and Q end becomes negatively charged. So there is an internal electric field generated inside this conductor PQ, and its direction will be from P to Q. Therefore, these free electrons experience another force, that is electric force, and the direction of this electric force is just opposite to the electric field lines. So these two forces, magnetic force and electric force acting on these electrons, are in opposite direction. Similarly, on this positive charge, there is a magnetic force towards end P, and just opposite there is electric force in the direction of electric field lines. Since these positive charges are not free to move inside this conductor, only these negative charges are free to move. So this electron, negative charge means these free electrons, will move towards the end Q. So this Q end will be negatively charged and this will be positively charged. So this is the creation of induced EMF. As the motion of this conductor increases, then the magnitude of this positive charge and negative charge on these two ends also increases. So in the same proportion, electric field lines also increases, and this force, electric force, increases. Therefore, a situation or a stage comes when this magnetic force and electric force acting on this electron becomes equal. So in this case, EVB is equal to E capital E. So this will be cancelled out. We have VB is equal to E.
but we know that length of this conductor is L and capital E is induced electric field generated inside the conductor. So this will be equal to E upon L. Therefore, E is equal to L V. So here E is induced potential difference in conductor, and this potential difference in conductor exists with only velocity. If it comes to rest, then this induced EMF will also vanishes. So E is equal to LVB. When we write in vector form, then it should be written as vector V cross vector B, or E is equal to LVB sin theta. From this formula, if this conductor moves in such a way where vector B and this vector L does not make any angle, this means if suppose that this is the direction of magnetic field lines and this is the motion of this conductor, since both are parallel to each other, so this conductor will not cut any magnetic field lines, so there will be no change in magnetic flux, so there will be no production of this induced PD. But if theta is kept at 90 degree, this means it is moving like this way, in this way, then it will cut maximum field lines and the value of EMF, induced EMF, will be maximum. इस पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन के दो पहिए हैं, व्हील्स हैं, और ये एक्सल है, ट्रेन का एक्सल है, और ट्रेन पटरी पर बहुत तेजी से दौड़ रही है। तो इस दौरान इसकी जो पटरी है वह अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड राइज हो रही है उसके वर्टिकल कंपोनेंट को ये काटता है। अगर हम ऐसे एक्सल ले लें, सपोज दैट दिस इज द एक्सल and this axle is now moving. Look here, this my finger indicates magnetic field lines, or you can say vertical component, and this is the axle of the train. So it will cut this magnetic field lines, and then due to this result there is a production of induced EMF in the axle. If the circuit of this axle is completed, then induced current flows in that circuit. तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि ट्रेन का जो एक्सल है, जब ट्रेन पटरी पर दौड़ती है तो उसका एक्सल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को तेजी से काटता जाता है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। उसी तरह से अगर हम ये देखें जो प्लेन, एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन के उड़ने के कंडीशन में उसमें जो विंग्स लगी हुई हैं वे विंग्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट को वह काटते हुए जा रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट को काटने की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच है उस विंग्स में उसमें चेंजिंग आ जाती है, उसकी वजह से उस पर इंड्यूस्ड चार्ज का प्रोडक्शन होने लगता है। इसी तरह से ये एक्सप्लोजिव मटेरियल को ले जाने वाली जो ट्रकें होती हैं उनके पीछे एक आयरन की चेन, मोटी सी चेन सड़क को घसीटते हुए जाती है। उसका रीजन ये है कि जब ट्रक मोशन में आती है तो उसके मोशन की वजह से उसका जो एक्सल है वह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को काटता है, जिसकी वजह से उस पर इंड्यूस्ड चार्ज का प्रोडक्शन हो जाता है। अब अगर उस इंड्यूस्ड चार्ज को न्यूट्रलाइज न किया जाए तो एक्सप्लोजिव मटेरियल में एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए चेन जो लटक रही है वह अर्थ से जुड़ी हुई है, तो अर्थिंग की वजह से वो चार्जेस न्यूट्रलाइज होते रहते हैं, इसलिए एक्सप्लोजिव मटेरियल सेफ बना रहता है। तो आज यहीं तक, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक।
ओके, थैंक्स यू।